हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आप सभी का। आप है न्यूज़ 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ आशा झा और मेरे साथ एक बार फिर आज मौजूद है मेरे सहयोगी कुंदन सिंह। और कुंदन इसलिए मौजूद है क्योंकि एक खबर आपने देखी होगी, आज बहुत सुर्खियों में छाई हुई है और इसके जरिए सवाल भी उठ रहा है, क्या वाकई इजराइल ने कोरोना की वैक्सीन इजाद कर ली है? क्या ये माने कि हमें कोरोना का तोड़ मिल गया है, इलाज मिल गया है? क्योंकि इजराइल तो कम से कम यही कह रहा है, उनके रक्षा मंत्री का ऐसा ही बयान सामने आया है। लेकिन देखिए, पूरी दुनिया में अभी तक कोई वैक्सीन तैयार नहीं हो पाई है, तो इजराइल ने क्या कहा है, कौन सी वैक्सीन तैयार की है, ये जानकारियां हम आप तक पहुंचाएं उससे पहले जो लेटेस्ट अपडेट है वो मैं इस वक्त आपको बता देती हूं। देखिए, पूरी दुनिया में कुल मिलाकर के 35,79,671 कंफर्म्ड केसेस हैं। 2,51,164 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा रिकवर्ड जो लोग हैं 11,61,267, ये रिकवर लोगों की तादाद है, बाकियों का इलाज चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो कि कोट करने लायक है कि 35 लाख से ज्यादा लोग, लगभग 36 लाख के करीब लोग कोरोना से संक्रमित है। ये पूरी दुनिया का हाल हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो प्रभावित देश हैं उनकी बात कर लें, यूनाइटेड स्टेट्स, जहां पर यानी कि अमेरिका 68,920, 78 कुल मिलाकर के 68,920 लोगों की अमेरिका में मौत हो चुकी है। इसके बाद नंबर आता है इटली का, जहां पर 29,079 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा इंग्लैंड में 28,734 लोगों की मौत हो चुकी है। स्पेन देखिए 25,428 लोगों की मौत हो चुकी है और फ्रांस में 25,201 लोगों की मौत हो चुकी है। अब ये इतनी तेजी से बढ़ता हुआ आंकड़ा है कि हम अंदाजा लगा सकते हैं, आप और हम, की स्थिति दुनिया में कितनी खौफनाक है और ऐसे में बहुत ज्यादा दबाव है। साइंटिस्ट बहुत तेजी से काम कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कोरोना की वैक्सीन ढूंढी जाए और इसलिए बीच में जब ऐसी खबरें सामने आती हैं जो कि उम्मीद की किरण जगाती हैं, तो वो उस पर जानकारी आपको होना चाहिए और आप तक जानकारी पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। तो जो इजराइल ने कहा है, रक्षा मंत्री ने, वो मैं आपको बता दूं। उन्होंने कहा है कि कोरोना का जो वैक्सीन है हमने ढूंढ निकाला है, अब तो बाकायदा वहां पेटेंट करवाने की भी तैयारी है। लेकिन इसका सच क्या है? कुंदन है मेरे साथ। कुंदन, कहा क्या है इजराइल के रक्षा मंत्री और सच क्या? इजराइल के रक्षा मंत्री जो नेफल्टी बेनेट, उनका एक बयान आया और बयान जेरूसलम पोस्ट, वहाँ की बहुत सम्मानित अखबार, उसमें एक स्टोरी आई और जिसमें कहा गया है कि डिफेंस बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, जो कि इजराइल की एक प्रतिष्ठित संस्था है, वहाँ पे जो उसका बायोलॉजी डिपार्टमेंट है, उन्होंने ये ढूंढी है और उसके आगे की प्रक्रियाओं पे हम चल रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि उस पूरी स्टोरी में ना, उनके बयान में बहुत साफ नहीं आ पाया कि उन्होंने वैक्सीन ढूंढा, किस तरीके का वैक्सीन है, ट्रायल के किस स्टेज पे है, क्या उन्होंने ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट कर दिया है, उनके क्या नतीजे आए हैं, ये सब कुछ भी बहुत साफ नहीं कहा गया है। तो कुल मिला के अभी आप संशय की स्थिति में देख सकते हैं, लेकिन एक बेनिफिट ऑफ डाउट उनको दे सकते हैं कि इजराइल दुनिया में तकनीकी के मामले में बहुत आगे माना जाता है और उसके डिफेंस से लेकर तमाम तरह की तकनीकी का लोहा न केवल इजराइल बल्कि दुनिया मानती रही है। भारत से भी बहुत सारे इस तरह के टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट हम लोग करते रहे। लेकिन आशा, मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ये मैं कहता हूं मानव सभ्यता के इतिहास में सबसे बड़ी घटना होगी कि इतनी जल्दी ट्रायल के हम इस स्टेज पे पहुंच गए हैं। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देते चलूं कि इबोला, जो कि पुराना वायरस है, 16 साल वक्त लग गए थे उसके वैक्सीन बनाने को। अभी हाल में उसको अप्रूवल मिला है। आप 16 महीने से भी कम का वक्त, 16 सप्ताह के अंदर आप इस स्टेज पे जा चुके हैं। सो आप समझिए कि पूरी दुनिया जिस तरीके से लगी है, क्योंकि वैक्सीन एकमात्र इलाज है। बहुत सारे कुछ मेडिकल दवाओं के भी, ड्रग्स के ट्रायल हो रहे हैं, उसमें यूएस की 2 कंपनी है, वो कुछ सक्सेस हुई हैं, लेकिन वो ट्रायल के स्टेज में है, वो सैंपलिंग के स्टेज में है, वो कितना सफल होता है उस स्टेज में। लेकिन पहली बार हो रहा है कि कम से कम दुनिया भर में 6 बड़ी कंपनी, ऐसे तो 90 टीम, पूरी दुनिया भर में 90 टीम काम कर रही थी और 90 टीम अपने अलग अलग स्टेज में है, लेकिन 6 वैक्सीन जो कि ट्रायल के स्टेज में आगे, उनका हम आगे जिक्र करेंगे। लेकिन आप कुछ पूछना चाह रही थी? हाँ बिल्कुल, मैं यही पूछना चाह रही थी कि कोई वैक्सीन जब तैयार होती है, अब अकेले भारत में भी लगभग आधा दर्जन ऐसी तैयारियां चल रही हैं, टेस्ट हो रहे हैं कि इसका कोई वैक्सीन ढूंढना जा सके। अब भारत में आपने देखा प्लाज्मा थेरेपी, जिसको माना जा रहा था कि कारगर होगी, लेकिन महाराष्ट्र में एक शख्स की मौत हो गई जिनको प्लाज्मा थेरेपी दी जा रही थी। और इसलिए फिर ये सवाल उठ रहा है कि देखिए, वैक्सीन बिना तो काम चलेगा नहीं। तो जब इजराइल ये कह रहा है, तो ये क्या माना जा सकता है कि अभी हमें ये नहीं मानना चाहिए कि इजराइल ने इसमें पूरी तरीके से सफलता
पा ली है। क्या इस पर कोई WHO का बयान सामने आया है? क्या इसका बायोलॉजिकल या फिर क्लिनिकल कोई ट्रायल हुआ है? वैक्सीन जब बनाई जाती है तो उसके प्रोसेस क्या होते हैं और किन किन प्रोसेस से इजराइल गुजर चुका है? देखिए, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैक्सीन एक ऐसी चीज है कि आप किसी भी स्वस्थ आदमी के बॉडी में इंजेक्ट करते हैं और इस बात की सुनिश्चित कर लेते हैं कि आने वाले टाइम उसको बीमारी नहीं होगी। तो ऐसे हालात में आपको बहुत प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं। और जो उसकी गाइडलाइन की अगर बात करें, अगर स्टेज की बात करें, तो सबसे पहले तो वैक्सीन, आप अगर वायरस की वैक्सीन बना रहे हैं तो सबसे पहले उसे आप क्लिनिकल बनाएंगे, उसे बायोलॉजिकल बनाएंगे और क्लिनिकल ट्रायल में आपको अप्रूवल करना पड़ेगा कि क्या उस वायरस को जो हमारा वैक्सीन है वो मारने में सफल हो रहा। इसके बाद आप क्लिनिकल ट्रायल कहलाता है। क्लिनिकल ट्रायल कहा था। इसके बाद आप जाएंगे एनिमल ट्रायल पे। एनिमल ट्रायल पे आप चूहे पे कर सकते हैं, बंदर पे कर सकते हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो अपने अपने अकॉर्डिंग लोग करते हैं। इसके बाद आप एनिमल ट्रायल जब कंप्लीट कर लेंगे, एनिमल में भी, जानवर में भी वैक्सीन डाला जाएगा और उससे पहले वो वायरस डाला जाएगा और इसके बाद देखा जाएगा कि उसका क्या असर होता है। इसके बाद तीसरा स्टेज आता है ह्यूमन ट्रायल पे। ह्यूमन ट्रायल के भी 3 चरण होते हैं मोटे तौर पे। आप फर्स्ट ट्रायल करते हैं, बहुत सेलेक्टेड लोगों के बीच में करते हैं, बहुत छोटी सी सैंपलिंग करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन पे क्या असर होता है। और वो लोग होते हैं जो स्वस्थ होते हैं, हेल्दी होते हैं, वॉलंटियर होते हैं, उनको बहुत ही कंट्रोल एटमॉस्फेयर में उनकी की जाती है। और आप एक तरह से थोड़ा सा वायरस का अंश उसमें दिया जाता है, मरा हुआ वायरस दे सकते हैं या फिर बहुत कमजोर करके वायरस को डाल सकते हैं और इसके बाद अपनी दवाओं के असर देखेंगे कि उस पर क्या प्रतिक्रिया होती है। ज्यादातर दुनिया की जो कंपनियां हैं वो फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल के स्टेज में आ चुकी हैं, जिसमें हम कुछ कंपनियों का भी आगे जिक्र करेंगे, लेकिन जल्दी से बता दें कि इसके बाद आप एक बड़े सैंपल पे जाते हैं। बड़े सैंपल पे जाते हैं, ह्यूमन ट्रायल का दूसरा चरण होता है जिसमें आप कम से कम हजारों की संख्या में लोग होते हैं और इसमें कोशिश होती है कि आप हर तरह के वैरायटी ऑफ लोगों को लें, जिसमें आप एक अलग, आप अगर वेस्टर्न वर्ल्ड से ले रहे हैं तो आप लैटिन अमेरिकन की कंट्री से ले सकते हैं, आप एशियन कंट्री से ले सकते हैं, अलग अलग जीन से, अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर के लोगों को ले सकते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों को ले सकते हैं, अलग अलग एज ग्रुप के लोगों को ले सकते हैं। और इसके बाद तीसरा आता है बड़े स्टेज पे जो आप करते हैं फाइनल ह्यूमन ट्रायल, जिसमें आप उसकी क्वांटिटी तय करते हैं, इसकी क्वालिटी तय करते हैं और वो सर्कमस्टांसेस तय करते हैं कि किस हालात में आप दवा को देंगे। और इसके बाद फिर WHO की अप्रूवल आती है, तमाम तरह के इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जहां पे आप अपनी जो सर्टिफिकेशंस का काम करते हैं और इसके बाद कंपनियां फिर पेटेंट प्रोडक्शंस का स्तर पे जाती हैं, वो राइट्स किसी को बेचती है, नहीं बेचती, वो अलग विषय है। और इसके बाद देश दुनिया में जाता है। लेकिन एक चीज आपने कही, इसलिए मैं बीच में आपको टोक रही हूँ। कुंदन, जोड़ दीजिएगा आगे अपनी बात, कि आपने कहा कि WHO के पास पहले जाता है फिर पेटेंट होता है, तो यहाँ तो पेटेंट करवाने की तैयारी है, लेकिन WHO का तो कोई अभी तक इस पर कोई बयान सामने नहीं आया। नहीं, बिल्कुल नहीं आया है। और मुझे लग रहा है कि आप कोई भी अगर इस तरह की जांच करते हैं तो आप जर्नल में, आपको जो इंटरनेशनल पब्लिकेशंस है जो दुनिया भर के डॉक्टरों के आगे अपनी बात को कहते हैं और वो अपनी कमेंट देते हैं, और ये कहा जाता है कि जो अपने बात आपने कही वो एक लार्जर कम्युनिटी के पास, मेडिकल सेक्टर्स के कम्युनिटी के पास, लोगों के पास गई और उन्होंने आपकी बात पे सहमति जताई। लेकिन 2-3 इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ये शायद एक और बड़ी बात होगी कि पहली बार होगा कि ह्यूमन ट्रायल के स्टेज में कंपनियों ने इसकी प्रोडक्शंस की प्लानिंग कर ली है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं कि एक नई तकनीक, एक मॉडर्ना यूएस की कंपनी है जिन्होंने वैक्सीनेशन स्टार्ट किया है और उनकी जो नई तकनीक है मैसेंजर RNA, ये शायद ये पहली तकनीक होगी जो सिंथेटिक तरीके से, एक आर्टिफिशियल तरीके से आपके बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा और वो एक दूसरे कॉन्सेप्ट में, मतलब एक तरह से आपको स्पाइक प्रोटीन के तहत आपको दिया जाएगा और जो आपके शरीर के अंदर मौजूदा एंटीबॉडी है उनको एक तरह से सिग्नल जाएगा कि वो तैयारी कर ले। वो एक अलग विषय है, लेकिन हम आपको बताएं कि उन्होंने स्विस कंपनी है, लोन्जा ग्रुप करके कंपनी है, उनसे उन्होंने नेगोशिएशन किया है और एक तरह से एक एग्रीमेंट किया है और वो इस साल के अंत में 100 करोड़ वैक्सीनेशन का प्रोडक्शंस की टारगेट लेके चल रहे हैं। यूएस की कंपनी मॉडर्ना कंपनी है जिसने ये वैक्सीन डेवलप कर रही है और लोन्जा जो कि स्विस की कंपनी है जो उसका प्रोडक्शन करेगी। आप छोड़िए, दुनिया के तो तमाम देश कर रहे हैं। भारत की एक कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया लिमिटेड, जो सब जानते हैं, जो कि दुनिया भर में एक प्रतिष्ठित कंपनी है। जो जेनर इंस्टीट्यूट है ऑक्सफोर्ड में, जो इसकी जो भारत की टीम से टाई अप है,
वो मई के महीने से उम्मीद की जा रही है कि वो प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे और सितंबर तक वो मान के चल रहे हैं कि जब ट्रायल के अलग अलग फेज कंप्लीट हो गए, सितंबर तक फाइनल अप्रूवल मिल जाएगा। जब वो प्रोडक्शंस के जाने की स्थिति में होगी तब तक वो 4 करोड़ वैक्सीन के यूनिट वो बना चुकी होगी कंपनी। पहले उत्पादन क्यों, पहले ट्रायल क्यों नहीं, कंप्लीट क्यों नहीं? क्योंकि इतनी बड़ी महामारी है, दुनिया भर में 800 करोड़ की लगभग जनसंख्या है और पूरी दुनिया डिस्टर्ब है। अगर भारत की बात करें तो 130 करोड़ की जनसंख्या, आप देखिए किस तरीके से लैंडलॉक हुआ पड़ा है। हर स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, लोग बंद है, मार्केट बंद है। तो वो नहीं चाहते कि वक्त जाया करे। हालांकि सबका रिस्क है। मैं आपको बता दूं कि अगर भारत की कंपनी की बात करें, जो पूनावाला की कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट आधार पूनावाला, जिनके सीईओ हैं, उनका एक बयान आया था कि 600 करोड़ रुपए की कॉस्टिंग उनकी इन्वॉल्व हो रही है ट्रायल से पहले प्रोडक्शन स्टार्ट करने में, यानी अप्रूवल से पहले। अगर वो अप्रूव होता है तो वो रिस्क उनका उभर सकता है, वो गेन करेंगे, वो आगे रहेंगे, वरना वो 600 करोड़ रुपया डूब जाएगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि ह्यूमैनिटी के नाम पर और इस दुनिया में जो रेस लगी है उसके नाम पे वो इतने पैसे उनके लिए कोई मायने नहीं रखता और ये पैसे कुर्बान करने को तैयार। आप समझिए कि जो लोन्जा ग्रुप है उससे इस कंपनी मॉडर्ना की, वो 100 अगर 100 CR वैक्सीन बना रही है तो उसकी कॉस्टिंग तो बिलियन रुपयों में जाएगी। तो आप समझिए कि दुनिया में ये पहली बार होगा कि दुनिया के तमाम कंपनियां, तमाम एजेंसीज, तमाम जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है, साइंटिस्ट कम्युनिटी है, वो चाह रही कि जल्दी से जल्दी कोई वैक्सीन हो सके और वो वैक्सीन हम जल्दी से जल्दी ट्रायल पूरा कर सके। ट्रायल के बाद जो और प्रोसेस है वो पूरा कर सके और इसके बाद आगे के स्टेज में जाएंगे। और शायद कुंदन इसलिए भी ये कहना क्या सही होगा कि हम इतने सारे वायरस इस प्रकार के झेल चुके हैं कि अब खुद को ऐसी स्थितियों से अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और पहले ही साइंटिस्ट, जो इबोला का आपने बताया कि किस तरीके से सारा है, जीका है, इबोला है, चिकन पॉक्स है, डेंगू, तमाम तरह की, आप और खासकर इंडिया से और लैटिन अमेरिकन कंट्री की बात करें, साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, इस तरह के देशों में बहुत सारे BCG के वैक्सीनेशन आप चलते रहते। लेकिन एक आशा मैं आपको और फैक्ट दिखाना चाहूंगा कि अगर आज की डेवलपमेंट की बात करें, जबकि दुनिया के तमाम नजरें झुकी हुई है, 6 ऐसी कंपनी है, 6 ऐसी वैक्सीन है जो कि ट्रायल के स्टेज में गई है। अच्छा। और मुझे लग रहा है कि एक दूसरे में रेस लगा हुआ कि कौन पहले बना सके। ट्रायल के स्टेज में 6 कंपनीज गई हैं। फिर समझ लीजिए ट्रायल का स्टेज, कुंदन, उसके पहले के कितने स्टेजेस होते हैं, एक बार फिर समझा दीजिए। मैं आपको बताऊं कि ट्रायल का जो सबसे पहला स्टेज होता है कि लैबोरेटरी में आप अपनी चीजों को डेवलप करते हैं, वैक्सीन के उस कंटेंट को डेवलप करते हैं और उस वायरस में असर देखते हैं कि क्या असर होता है। तो वो क्लिनिकल स्टेज होता है। क्लिनिकल स्टेज के बाद आप एनिमल स्टेज पे जाते हैं, एनिमल ट्रायल के स्टेज पे जाते हैं, जानवरों पे करते हैं क्योंकि जानवर को लगता है कोई रिस्क नहीं है। और इसके बाद तीसरे स्टेज में जाते हैं आप ह्यूमन ट्रायल पे, और ह्यूमन ट्रायल में आपको 3 स्टेज लेने होते हैं। तो मैं आपको मोटे तौर पे जल्दी जल्दी उन कंपनियों के नाम ले। अमेरिका की एक जो मॉडर्ना कंपनी है उसके पास एक मैसेंजर RNA 1273 वैक्सीन है जो ट्रायल के स्टेज में गई है। यूएस की है कंपनी है इनोवियो फार्मास्यूटिकल, जो कि पेंसिल्वेनिया में उसकी हेडक्वार्टर है। INO 4800 दूसरी वैक्सीन है। इसके अलावा माफ कीजिएगा, मॉडर्ना की एक तीसरी वैक्सीन का जो दूसरे स्टेज पे बायोलॉजिकल ट्रायल है वो AD5N, थोड़ा टेक्निकल नाम है। चौथा चीन के तरफ से भी ह्यूमन ट्रायल के स्टेज पे एक वैक्सीन गई है जिसे LBSEMENPDC कह सकते हैं। उनके अपने टेक्निकल नाम है, हो सकता है कि आने वाले वक्त में इनके बोलचाल की भाषा में आ जाए। और लेकिन एक जो सबसे आगे जा रही है, जो सबसे अच्छी चीज है, जो सबसे भारत के लिए राहत की चीज है कि जो ऑक्सफोर्ड की जेनर इंस्टीट्यूट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक जेनर इंस्टीट्यूट है, वहां पे जो ट्रायल चल रही है जिससे भारत की कंपनी का टाई अप है और भारत की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट्स ने, हाँ पहले से, क्योंकि वो इस काम में बहुत पहले से करते आ रहे हैं, क्योंकि वो वायरस पे बहुत पहले से काम करते आ रहे हैं। और उनका जो प्रोडक्शन पार्टनर एक तरह से भारत की सीरम इंस्टीट्यूट है, जो कि उन्होंने खुद पहल किया है कि हम मई से या बहुत जल्दी प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे और सितंबर से पहले हम 4 करोड़ डोज बना चुके होंगे। यानी भारत के पास अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सितंबर के बाद अक्टूबर से हमारे पास उतना प्रोडक्शन होगा और वो प्रोडक्शन हम ग्रेडेड वाइज में हम सीनियर सिटीजन को, जो कोविड पेशेंट हैं, बच्चों को जो जरूरत हो उसका वैक्सीनेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और हम लास्ट स्टेज में हैं जब WHO
उसका वो पहले तो अप्रूव करे और उसके बाद तमाम देशों में पेटेंट लेने के बाद ये वैक्सीन पहुंचे। तो बहुत अच्छी खबर ये है जी। अच्छा, एक लाइन और कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो जेनर इंस्टीट्यूट है बीते 50 साल से ज्यादा, और ये जेनर वो वैज्ञानिक है जिन्होंने इस दुनिया को चिकन पॉक्स का इलाज करने के लिए वो दिया था, वो उन्होंने ढूंढा था। उसकी भी एक इंटरेस्टिंग कहानी हम कभी फिर जाएंगे, लेकिन मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि ये पहली बार होगा कि जो दूसरे और तीसरे स्टेज का ट्रायल है उसको मर्ज कर दिया जाएगा। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बात बताऊं कि वैक्सीनेशन के दौरान में जब कंपनियां बना रही होती तो कई बार उनको ट्रायल करने के लिए मरीज नहीं मिलता, क्योंकि उस वक्त जब आप ट्रायल के स्टेज में होते वो मरीज नहीं होते। कई बार आपका सैंपल साइज इतना बड़ा होता है कि आप कोशिश करते हैं। मैं ये पूछना भी चाहती थी कि ह्यूमंस कैसे तैयार होते हैं कि आप पर हम ट्रायल करेंगे किसी वायरस का, तो लोग तैयार कैसे हो जाते हैं? देखिए, दो तीन बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बात बताऊं कि एक तो कुछ वॉलंटियर्स होते हैं, जैसे आपने देखा कि जनरल इंस्टीट्यूट की जो पहली महिला, वो खुद साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि चूंकि ये मेरा सेक्टर्स नहीं है, मैं वायरस पे काम नहीं कर रही थी, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि वायरस को लेकर दुनिया में कुछ ऐसी चीज हो रही तो मेरा योगदान रहे। तो वो कुछ वॉलंटियर होते हैं, वो पेड वॉलंटियर होते हैं। कुछ प्रोफेशनल वॉलंटियर होते हैं, उनको बहुत ही कंट्रोल एटमॉस्फेयर में रखा जाता है। तो खौफनाक भी हो सकता है उनके लिए, हो सकता है, लेकिन चूंकि उनके बदले उनको कंपनसेट किया जाता है, बीमा करने का भी उनका कॉन्सेप्ट है, और चूंकि किसी को तो आगे आना पड़ेगा ना, और आप फिर दूसरे स्टेज में भी आप इसी तरह के वॉलंटियर्स या मैंडेटरी करके आप बड़े स्टेज में लेते। लेकिन आपको एक बात बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, कि इस बीमारी में पहली बार न केवल वैक्सीनेशन बल्कि दवाओं का भी ट्रायल हो रहा। जैसे आपने देखा कि जो हाइड्रोक्लोरोक्विन के लेके और रेमडेसिविर का जो दवा का ट्रायल चल रहा है वो भी बड़े स्टेज पे चल रहा है। लेकिन उसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बात बताऊं कि जब ये तय किया जाता है कि एक अस्पताल से 50 लोगों के बीच में ट्रायल होना है, तो उन 50 लोगों के बीच में 2 ग्रुप बांटे जाते हैं, 25 एक 25 दूसरी। 50% लोगों को आपको नहीं पता कि आपको दवा दी जा रही है या नहीं दी जा रही है, क्योंकि उस 50 के ग्रुप में 50% लोगों को दवा दी जाती है, 50% लोगों को दवा दी जाती है और बाकी के 50% को दवा नहीं दी जाती है। लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि उनको दवा नहीं दी जा रही है, लेकिन दवा देने का प्रिटेंड किया जाता है, क्योंकि ये भी देखा जाता है कि क्या दवाओं के जो क्रम है उसमें दवाएं ही काम कर रही है कि आपका विल पावर भी काम कर रहा है, या आपके इनहेरेंट जो चीजें वो भी काम कर रही है। तो ये आपको नहीं पता दिया जाता है, लेकिन बहुत ही डॉक्टर्स जो बहुत ही कंट्रोल और बहुत ही सेलेक्टिव डॉक्टरों की टीम होती है, और फिर उसके पूरे जो आपके एक एक मूवमेंट को देखा जाता है, आपके डेवलपमेंट स्टेज को देखा जाता है, आपके इंप्रूवमेंट को देखा जाता है, और फिर उसको एनालिसिस किया जाता है और फिर एक फाइनल कंक्लूजन जाता है। क्योंकि आप एलोपैथी में, मेडिसिन में आप ये मान के चलिए कि आपकी जो गुंजाइश है फेल होने की, वो माइनस में भी आप नहीं रख सकते, क्योंकि आप एक दवा को ऐसे लोगों पे दे रहे हैं जिसे नहीं पता, जिन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, जो कोई पाप नहीं किया। अगर कुछ भी इसका इफेक्ट होता है तो न केवल कम्युनिटी, न केवल कंपनी, बल्कि WHO पे भी सवाल उठेगा कि आपने अप्रूवल में इतनी जल्दी क्यों की। और WHO तो वैसे ही सवालों के घेरे में। कंक्लूसिव रिमार्क मैं कुंदन आपको देना चाहूंगी, तो क्या समझें वैक्सीन को लेकर के, हम अभी कितने तैयार हैं या कितना वक्त लग सकता है? मुझे लगता है कि ये पहली बार होगा इतिहास में, और किसी बीमारी को लेके जब पूरी दुनिया, हालांकि 100 साल के इतिहास में स्पेनिश फ्लू के बाद हम ये देख रहे हैं कि यही कोई बीमारी है कि जो इतने स्टेज पे, इतने स्केल पे, और इस बड़े लोग जिन डेवलपमेंट कंट्री हैं, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जिनके पास बहुत अच्छा है, जिन्हें साइंटिफिक बहुत है, डॉक्टर्स बहुत है, पैरामेडिक्स बहुत है, वो भी परेशान हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि, और जो अप्रूवल एजेंसीज हैं वो भी तैयार बैठी हैं कि जल्दी से जल्दी कोई सॉल्यूशन निकले। तो मुझे लगता है कि बहुत मॉडरेट तरीके से साल के अंत तक हमारे पास मेडिसिन्स, वैक्सीन आ जाएंगी। हाँ, ये हो सकता है कि उतनी क्वांटिटी ना आए कि हम अपने सभी लोगों को वैक्सीनेट कर पाएँ, लेकिन जिस स्टेज में आएगी, जिस स्केल पे आएगी, हम उस स्केल पे धीरे धीरे करते जाएंगे। हालांकि ये भी समझा जा रहा है कि इस बीच कोरोना का कहर खुद ब खुद थोड़ा कम भी हो जाए, ऐसी एक्सपेक्टेशंस के साथ भी देश दुनिया चल रही है। बहरहाल होना भी होना चाहिए यही, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया टिकी हुई है, उम्मीद भी यही कर रही है पूरी दुनिया। और शुक्रिया आपका बहुत बहुत कुंदन, बहुत विस्तार से इस पर आपने जानकारी दी।
तो देखिए पॉजिटिव रहिए और जब तक वैक्सीन नहीं आता खुद को सुरक्षित रखने के लिए हर एक कोशिश कीजिए, वो बहुत ज्यादा और मुझे लग रहा है कि वैक्सीन से पहले कुछ दवाएं आ जाए तो जो बीमार लोग हैं उनके इलाज में भी कुछ मदद हो सके, क्योंकि दर्जनों मेडिसिन का ट्रायल हो रहा है, उसके नतीजे भी आने वाले। मुझे लगता है कि अप्रैल अंत, माफ कीजिएगा, मई के नतीजे कुछ आ जाए जिसपे WHO इस स्थिति में हो कि सुझाव दे सके कि इन दवाओं को इस हालात में, इस सर्कमस्टांसेस में आप यूज कर सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए भी, और आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। न्यूज़ 24 के साथ जरूर जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।